बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपकी होस्ट डॉक्टर दरका नसीम गालिब हाज़िर है हमेशा की तरह खूबसूरत नगीने लेकर। साथियों, आपको मालूम है हमारा काम है नगीने चुनना और उनकी रोशनी आप तक पहुंचाना। आज जिस नगीने को लेकर हाजिर हुई हूँ वो अपनी ज़ात में अंजुमन है। आपका ताल्लुक़ इल्मी अदबी घराने से है, सादात घराने के चश्मो चिराग हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको बड़े मकाम अता किए और आप ऐसे शोबे से वाबस्ता रहे हैं कि जहाँ पर उस शोबे में रहकर इतना नरम गुदास होना और शायर होना, अल्लाह ताला ने आपको बड़े मकाम अता किए हैं। हम उन्हीं की तरफ चलते और बातों का सिलसिला शुरू करते हैं कि अदब की दुनिया में कैसे आना हुआ और आपकी ज़िंदगी की और मसरूफियात क्या है। अस्सलाम वालेकुम तासिर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, अपने कीमती लम्हात से चंद लम्हे आपने ZNG इंटरनेशनल यूट्यूब चैनल को अता किए। अल्लाह आपको इसका अजर दे। बहुत शुक्रिया, ये आपकी मेहरबानी है जो आप हम जैसे लोगों को मंजर आम पर लाकर और अदबी दुनिया में जो नए हमारे लिखने वाले हैं उन तक मुतारुफ कराते हैं जिनको नहीं मालूम कि हमारे शब व रोज़ कैसे गुजरे। बिल्कुल जी, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारा तो काम ही है कि नगीने चुनना और उनकी रोशनी अपनी नाज़रीन तक पहुंचाना, ताकि नस्रीनों को मालूम हो कि मौजूदा असर हाज़िर में भी कितने लोग ऐसे हैं जो खामोशी से मेहनत कर रहे हैं और उनको उनका सिला मिलना चाहिए। आपने अदब की दुनिया में कैसे कदम रखा? मैं बचपन से, क्योंकि मैं अपने वालिदैन का इकलौता बेटा हूँ, तो मेरे वालिद साहब जो थे वो अदब दोस्त थे और अदीब थे, लिखते थे। और पाकिस्तान के क़याम के बाद वो जो हिजरत के मराहिल हैं उससे वो बुज़ुर्ग जो गुज़रे हैं उसकी आँच हम तक आई है। हमने उनसे वो तमाम किस्से वाक़यात सुने हैं। तो वो यहाँ पर आकर उन्होंने उर्दू फ़ाज़ल, अदीब, आलम और इस तरह के तमाम जो थे ना डिप्लोमेज ये सब किए थे। तो बाकी उनका जो शौक़ था अदब के साथ, रेडियो पे हम बैठते थे दोनों बाप बेटा, रात को जो अदबी प्रोग्राम नशर होते थे, महाना मुशायरे होते थे और मुकालमे होते थे, तो वो सारे हम सुनते थे। तो सारी चीज़ें मेरे अंदर थी। और बाकी ख़ानदान विरासत से मिली में आपको। बाकी ख़ानदान में जो हो, कोई मुलाजम पेशा ख़ानदान मतलब सर्विसेज के लोग हों तो वो दायरा उसमें फिर लोगों बच्चों का रुझान सर्विसेज की तरफ चला जाता है। अगर बिजनेसमैन फैमिली हो तो वो फिर बिजनेस को जो है प्रेफर करते हैं। ऐसा ही है। तो फैमिली में जो था वो ये, क्योंकि हम सर्विस फैमिली थी, सर्विसमैन थे हम और फौज और पुलिस थी, तो इसी तरीके से फिर मुझे, क्यों मेरे वालिद साहब भी पुलिस में थे, आपका ताल्लुक भी पुलिस तो से है मैं ना? भी फिर उसी से डिपार्टमेंट में चला गया। लेकिन जहाँ आपने बात की है लिखने की जी, तो ये मुझे विरासत में मिला है, क्योंकि मेरे वालिद साहब जो अदब दोस्त थे कि जिन बच्चों के वालिदैन अदब दोस्त हों, अदब से प्यार करते हों, मोहब्बत करते हों और अपनी अपनी जगह पे अदब की खिदमत करते हों, तो उनकी औलाद में वो ज़रूर कुछ ना कुछ शामिल होता है। ऐसा ही। तो उसी हवाले से जो है ये मेरे अंदर इंस्पायरेशन हुई। और फिर मेरे ख़ानदान, एक और बात बड़ी यहाँ पर मैं करने लगा हूँ कि अगर ख़ानदान में कोई आदमी बुरा हो, बुराइयों में इन्वॉल्व हो, बदमाश हो, तो उसको कोई रिश्तेदार भी नहीं कहता अपना। बिल्कुल ऐसा ही है। गरीब आजकल के दौर में, मादा परस्ती के दौर में, तो गरीब भी किसी का रिश्तेदार नहीं लगता। ऐसा ही है। लेकिन जो आदमी को नामवर हो ख़ानदान में और उसने कोई अच्छा काम किया हो, हर जगह पर अच्छाई से याद किया जाए, वो सबका रिश्तेदार होता है। तो उसके कई रिश्तेदार कई बन भी कई जाते रिश्तेदार हैं, बन भी जाते हैं। तो जब नए बन जाते हैं तो जो असली रिश्तेदार होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता वो पीछे चले जाते हैं। तो मुझे इसमें कहने में कोई दो राय नहीं है कि मेरे ख़ानदान में जो मेरे वालिद के, मेरी वालदा के कज़न थे नासिर काज़मी, वो उनके कज़न थे, मेरे हकीकी मामू नहीं थे। अच्छा। क्योंकि उनकी बहन ही कोई नहीं थी। जी जी। तो वो कज़न थे मेरे वालिदैन के। और फिर हम जो है वो हिजरत के बाद हम यहाँ पर इकट्ठे रहे। जी जी। वो 10 साल तक पुरानी नारकली भगवान स्ट्रीट के जिस घर में रहे हैं, मेरी जाए पैदाइश भी वही है, बल्कि हम उस बच्चे बहन भाइयों की पैदाइश ही वही की। तो वो सारा हमारा जो था रहना सहना, उठना बैठना इकट्ठा, फिर उस दौर में तो हमने होश संभाली भी थी। तो वो फिर उनको देखा कि वो उनके दोस्त अहबाब जो आते थे, बाद में भी आते रहे,
तो ये मेरी इंस्पायरेशन थी। जी जी। तो यही इंस्पायरेशन फिर मुझे जो है ना उसने लिखने की तरफ माइल किया। और फिर स्कूल में जब हम सेंट फ्रांसिस स्कूल था मेरा, ओल्ड कैंपस जो है पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज के साथ, तो वहाँ पर हमारे बज़्म अदब के प्रोग्राम होते थे। तो दो ग्रुप थे, एक जिना ग्रुप और एक इकबाल ग्रुप। तो मेरा ताल्लुक जिना ग्रुप से था। तो उसमें बाकायदा हफ्तावार जो प्रोग्राम होते थे उसमें शिरकत होती थी। तो स्कूल में ये था कि बज़्म अदब के प्रोग्राम होते थे, उसमें शिरकत होती थी। फिर मुझे जो ज़्यादा मुझे जो उन्होंने अपना हौसला हिम्मत दी, तकवीत पहुंची, मुझे मेरे मामू थे परवेज़ काज़मी, ये मेरी वालदा के छोटे भाई थे। अच्छा अच्छा। तो वो यहाँ पे जो अब छोटे बच्चों की ग्रोथ के लिए एक तंजीम बनी हुई थी गवर्नमेंट ऑफ उसका तो पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान था। तो महकमा कौमी तामीर नौ था। उसके तहत ये पार्क टी हाउस के बिल्कुल सामने, आप तो टायरों की दुकान है, उसके ऊपर की बिल्डिंग में BNR सेंटर होता था। उसमें उस जो हुकूमती इदारा था बच्चों की नशो नुमा के लिए, उन्होंने एक तंजीम बनाई हुई थी यंग फॉक्स लीग। तो मुझे याद है कि मुझे उसके मेंबर बनाया गया, मामू के वहाँ पे थे एग्जेक्टिव मेंबर, तो उन्होंने मुझे मेंबर बनाया। तो उसमें स्पोर्ट्स भी थी। और मुझे याद है 1966 में पहली मरतबा वहाँ पर तकरीरी मुकाबले में मैंने हिस्सा लिया, बाहर स्कूल से बाहर। तो और मुझे पहला इनाम भी मिला उसका। माशाल्लाह। तो अच्छा, हमारी तो भी चीज़ें मिलती हैं हमारी। देखिए ना साथियों, आपको एक बात बताती चलूँ, अभी दुनिया में हम दो नाम बड़े फेमस हैं कि हम कॉलम निगारी और रिपोर्ट लिखने के में बड़ा हमारा वो है कि फीमेल्स में कोई रिपोर्ट लिखती है तो जरका है और मेल्स में तासी नकी साहब का है। और अब ये देखिए कि मुझे भी पहली दफ़ा डिबेट करने में पहला इनाम मिला और आपको भी, और बेस्ट ऑफ डिबेटर का भी मैं सर्टिफिकेट ले चुकी हूँ क्योंकि लगातार 3 साल मैंने किया। तो ये अल्लाह ताला की जानब से है कि अल्लाह ताला जब रिश्ते बना देते हैं। और आपको बता दूं कि मैं जब तहसीर साहब कह रही हूँ तो मुझे हिचकिचाहट हो रही है क्योंकि मैं इनको बाप का दर्जा और चचा का देती हूँ। इनकी बेटी बनी हुई और मेरी खुशकिस्मती है कि मैं इनकी बेटी हूँ। मैं जब अंकल को पहली बार देखा तो मुझे ना दराज कद बहुत पसंद है। मेरी फैमिली के सबके दराज कद है, हस्बैंड का, भाइयों का, बच्चों का, इस तरह। तो मैंने ना अंकल को देखा, इनकी पर्सनैलिटी बहुत खूबसूरत। तो कभी आपका रुझान नहीं गया कि आप फिल्मों में चले जाते? हीरो की पर्सनैलिटी, इतनी खूबसूरत पर्सनैलिटी, मर्दाना वजाहत, बारोब आवाज़ इतनी। मुझे फिल्में देखने का शौक था। उस दौर में तो हमारे बहुत अच्छी मियारी फिल्में बनती थी। जी जी। और अदाकारों में मुझे पसंद थे संतोष कुमार, उनके भाई दर्पण, फिर उनका छोटा भाई जो अल्लाह इसको जन्नत नसीब करे, मंसूर, वो हमारा दोस्त था। जी जी। तो बाकी फिर मोहम्मद अली साहब तो मुझे भी, मेरे भी आइडियल रहे। नदीम, ये मतलब हमारे दौर के जो थे ये पसंद थे। लेकिन फिल्मों में जाने का मुझे मुझे शौक नहीं था। देखने का शौक था, डायलॉग सुनने का शौक था। तो बाकी मैं बात कर रहा था कि मामू की परवेज़ काज़मी वो बच्चों के लिए अखबारात में लिखते थे और फिर कॉलम भी लिखते थे। कहीं हमें अगर टूर के लिए जाना हुआ तो वो हम बच्चे साथ जाते थे यंग फॉक्स लीग के, तो उसकी सारी रुदाद वगैरह वो लिखते थे। तो मेरी ज़्यादा इंस्पायरेशन जो है मुझे अपने मामू परवेज़ काज़मी से मिली है। मुझे शायरी में सुनता था नासिर काज़मी के प्रोग्राम में और अहमद नईम कासमी साहब के, कतीन शिफाई साहब के, फैज़ साहब के, और मैं नाम आपको बताऊँ शायद आपके ज़हन में है या नहीं, साकिब ज़ेरवी साहब होते थे, तो फैल होशियारपुरी साहब होते थे, शहजाद साहब होते थे, और मुजफ्फर वारसी साहब, ये कलीम उस्मानी कलीम उस्मानी साहब। तो ये मुशायरों में ये जो स्लॉट होती थी ना सीनियर्स की, पाकिस्तान के बाद की, तो ये मैं सारे मुशायरे सुनता था। अच्छा अंकल, आपका क्या ख्याल है कि ना जो लोग दुनिया से चले जाते हैं चंद दिन के लिए या चंद सालों के लिए, कहते हैं 1-2 साल के लिए, तो उनके लिए उनकी याद में बहुत कुछ मनाया जाता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है ज़माने की बेहिसी की जो धूल है ना वो उनकी शख्सियात पर पड़ना शुरू हो जाती है, मांद हो जाते हैं। ऐसे ही मेरे फादर के साथ हुआ। मेरे फादर जब 33 बरस की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हुए, उन्होंने 33 बरस में 66 बरस का काम अदब की दुनिया में और
शोबिस की दुनिया में किया। तो बिल्कुल ठीक। फिर हम लोग ही है ना कि जो उन लोगों को उनको उनके नाम को जिंदा रखेंगे। असल में इसमें बात यह है कि जो क़याम पाकिस्तान की फौरी बाद के या उससे पहले के जो शोरा थे पाकिस्तान में आए, मैं उनको जेन्युइन हकीकी शायर समझता हूँ। बेशक। और उनका ओढ़ना बिछोना शायरी था। तालीम उन्होंने हासिल की, दुनिया रोज़गार के लिए उन्होंने अपने जो थे वो अपना किया, हासिल किया जैसे भी उनको अपनी तालीम के हवाले से मुयस्सर आया। लेकिन उनकी शायरी आज भी जिंदा है, वो आज भी नहीं मरे। लेकिन आज जो आपका सवाल है इसके मुताबिक ये है कि आज की दुनिया में मौजूदा माशरे में, क्योंकि ये एक मादा परस्त माशरा है और मुर्दा परस्त माशरा भी मैं किसी हद तक कह सकता हूँ, लेकिन मादा परस्ती के हवाले से ये लोग उन लोगों को भूल चुके हैं। बहुत कम लोग हैं जो सीनियर शायर हैं, किसी बात में, किसी तकरीर में, उसमें हवाले के तौर पर तो आज आ जाते हैं, लेकिन अदरवाइज उनको देखा जाए तो आप देखें कि चंद के अलावा आज की नौजवान नस्ल किसको जानती है कि कौन सा शायर थे और वो क्या थे। मैं कहती हूँ हमारी इस वक्त अदब की दुनिया में काफ़ी सीनियर शोरा, उनमें हमारे उस्ताद शायर जैसे इकबाल राही साहब, ठीक है, बाबा जानी, उनको कहती हूँ आज अगर उनको भी कोई नाम लिया जा रहा है ना तो वो कुछ हम जैसे लोगों की वजह से भी है कि हम लोगों ने उनको उजागर किया, कि हम लोगों ने उनका, मगर ऐसी शख्सियात को ना लोग बड़ी जल्दी अपना मतलब पूरा करते हैं और उसके बाद उन्हें पसे पर्दा ही कर देते हैं, पीछे धकेल के खुद आगे आ जाते हैं और खुद उस्ताद बन जाते हैं, जबकि हम उनके आगे, मैं कहती हूँ, कुछ भी नहीं है। हमारी अदब की दुनिया में मुफिल बदी शायर और बड़े ही लोगों को उन्होंने शायर बना दिया। उसमें एक बात यह है कि जो जिन शोरा की मैंने बात की है, जी, उस दौर में जो यंग लोग थे, नौजवान नस्ल थी, उसको उनके पास बैठने का मौका भी मिला और उनसे सीखने का मौका भी मिला। जैसे अभी आपने इकबाल राही साहब की बात की है, हाँ जी, तो एहसान दानिश साहब के पास बैठते थे, बिल्कुल, उनके शागिर्द हैं, आज मेरा ख्याल शायद उनके आखिरी शागिर्दी हों ये, लेकिन उनका कड़ा मेयार था एहसान दानिश साहब का। उस जो सीनियर शोरा थे क़याम पाकिस्तान के बाद की जो थी, उनके पास जो नौजवान नस्ल बैठती थी वो उनको पहले सुनते थे, उनके शौक पूछते थे और उनके अंदर स्पार्क देखते थे, फिर उनसे बात करते थे और बाकायदा उनको वे सिखाते भी थे। अब जैसे मैं इकबाल राही साहब की बात कर रहा था, तो एहसान दानिश साहब ने बहुत अच्छी तरह उनको परखा जब, और उनको जो मिसरा देते थे उनको कहते थे इस पे गिरा लगा गया, और जब गिरा वो लगाते थे उसमें कई अशार हो जाते थे, उसको कागज़ को फाड़ दिया करते थे वो कहते थे ये लो और लगा के लो। जब उन्होंने इस बात का इरादा कर लिया और उसको उन्होंने समझ लिया कि अब ये लिखने के काबिल हो गया है, फिर उनको अपने पास बिठाया और फिर उनको तरह मिसरे भी दिए और फिर उनको कहा कि अब तुम लिख के लाओ। वो भी तो तहम्मुल मिजाजी से देखे ना, शागिर्दी करते रहे तभी आज उस्ताद बन गए और वो कामयाब हुए। तरबियत, और फिर वहाँ जितने भी सीनियर शोरा कराम आया करते थे, जो शोराबादी साहब, मुस्तफा जैदी साहब, नासिर काज़मी, शहजाद साहब और बेशुमार ज़ेबा नारवी साहब, तो इतने बड़े शोरा आते थे, तो उनकी सोबत में बैठ के ज़ाहिर उन्होंने बहुत कुछ सीखा और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो एक उस्ताद के मर्तबे पे हैं। अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। तो दूसरी बात मैं ये करना चाह रहा था कि उनके बाद जो 70 की दिहाई के शोरा आए, 80-70 की दिहाई में, उसमें भी क्योंकि वो उनकी जो एजुकेशन थी वो 60s की दिहाई की थी और उन्होंने उन शोराए कराम के पास काफ़ी वक्त गुजारा, जिसके बाद उनमें एक अच्छा शायर पैदा हुआ। अब हम देख लें, आपके सामने है, बोल रहा हूँ मैं उनका नाम, मेरे इकबाल साजिद, कितना बड़ा शायर था, मेरे उस्ताद थे, मेरे कॉलेज के टीचर थे, मेरे उर्दू के प्रोफेसर अमजद इस्लाम अमजद थे। अमजद इस्लाम अमजद भी बहुत प्यारे इंसान, भी बहुत अच्छे थे। और उसके साथ फिर खालिद अहमद, नजीम अहमद की जोड़ी बड़ी मशहूर है, और बड़े शोरा कराम आए। हसन असली काज़मी साहब हैं, बाकी अहमदपुरी साहब हैं, अकरम सहर फारानी, ये भी उस्ताद शोरा में हैं। हसन असली काज़मी साहब, सलीम हैदर सलीम, मेरे
रिश्तेदारों में से मेरी वालदा, मतलब मेरी बरादरी में से, हम वाले से ताल्लुक़ है, जी जी। और मेरे वालिद साहब से, उनकी, मेरे नाना से बहुत अटैचमेंट हाँ है, हाँ, और आज मुझे भी बड़ा प्यार करते हैं, मेरे बिल्कुल अंकल हैं जी, वो। बहुत तो वो शोराए कराम ने उन लोगों से सीखा जो बाकायदा शागिर्दी नहीं तैयार कर सके, लेकिन उनकी सोहबतों में बैठ कर उन्होंने बहुत कुछ सीखा। बेशक। उसके बाद जो हुआ, फिर जो नए शायर पैदा हुए, अब आज उसमें आप ये देख लें कि हर दूसरा शायर अपने उस्ताद का नाम बताने से गुरेज करता है। वो कहता है कि बस मैंने पढ़ा, सुना और मैं खुद ही माँ बाप मैं बन बन गया, गया, खुद ही मैं सब कुछ, मेरा उस्ताद कोई नहीं, मैं बेउस्तादा हूँ। दूसरे लफ्जों में उसे मैं बेउस्तादा कहता हूँ, वो कहता है कि जी मैंने पढ़ा लिखा और ये मैं शायर हूँ। हाँ, तो ये बात, तो मैं बताता हूँ कि मुझे कॉलम लिखने का शौक अपने मामू से हुआ, परवेज काज़मी से, जो कि मैं लिखता रहा। जी जी। पहली दफ़ा मैं 1970 में छपा जमहूर अखबार में, और उसमें फिर मेरे जमहूर में जो थे, जो एडिटर थे, उसके चीफ एडिटर, अल्लाह उनको जगरी के रहमत करे, मैं उनको उस्ताद कहता हूँ, ज़हूर आलम शहीद। जो मैं कॉलम लिख के जाता वो मेरा पढ़ते, बड़ी शाबाश देते। उसमें अवाइल था, तो जो छोटी मोटी अगर कुछ होती उसको कॉलम के अंदाज में उसको सेट करके शायर देता। तो उससे मुझे इंस्पायरेशन हुई, तो मैंने कॉलम लिखने शुरू किए। फिर वैसे किस उम्र में नाच लिखना शुरू कर दिया था आपने? आप देख लें, जब मैंने 71 में शुरू किया, तो उस वक्त मेरी उम्र जो थी कोई 20-21, यानी कि यंग एज में शुरू हो 19-20 गए। हाँ, ये शुरू हो गए तो जवानी करता रहा। तो जब मैं स्कूल कॉलेज में गया, तो कॉलेज में मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो मैंने इंटर किया वो एबी कॉलेज से किया। वहाँ पर अमजद इस्लाम अमजद हमारे उस्ताद हुए, और फिर उसके साथ और करामत हुसैन जाफरी साहब प्रिंसिपल थे हमारे, बहुत उनसे हमने, तो वो भी वहाँ उसमें मैंने अपनी जो है ना शायरी का आगाज़ मैंने थोड़ा थोड़ा किया। लेकिन जब मैं ग्रेजुएशन के लिए इस्लामिक कॉलेज सिविल लाइन में दाखिल हुआ, जी जी, तो वहाँ पे हमारे जो उर्दू के जो हेड थे, बहुत नामवर और मुमताज़ शायर थे, शोहरत बुखारी। शोहरत बुखारी साहब हमारे वालिद के भी अच्छे दोस्त थे, क्योंकि वो नासिर काज़मी की जो थे, जो करीबी दोस्त अहबाब, उनमें इंतज़ार साहब थे, हनीफ रामे थे, मसूद अशर थे, सज्जाद बाकर रिजवी साहब थे, शोहरत बुखारी साहब थे। तो ज़ाहिर ये लोग हमारे घरों में आते थे, और हम इस्लामपुर कृष्णनगर में वहाँ पर होते थे, तो अब्बा जी से ज़ाहिर उनके अच्छे ताल्लुक़ थे। तो जब मैं इस्लामिक कॉलेज सिविल लाइन में गया, तो उनसे मिला, तो रेफरेंस तो था, तो बड़े खुश हुए कि आओ भैया आओ, बैठो बैठो। और ये आपको मैं बताऊं कि मेरे लिए फ़ख्र की और बहुत खुशी की बात है कि मुझे जब मैं दाखिल हुआ थर्ड ईयर में, तो बज़्म फ़रोग़ उर्दू बनाई थी इस्लामिक कॉलेज सिविल लाइन में। उन्होंने मुझे मेरा देख के शौक़ और मेरे कॉलम वगैरह सारा और ज़ौक़ और मतलब ख़ानदानी पस मंज़र, उसको देखकर उन्होंने मुझे उस जो थी तंजीम का जो थी बज़्म फ़रोग़ उर्दू, उसका मुझे मजलिस आमला का मेंबर बनाया। तो ये मेरे लिए और ये बड़े एजाज़ की बात है कि किसी अदबी तंजीम का मेंबर बनना। शोहरत बुखारी साहब ने मुझे 73 में बज़्म फ़रोग़ उर्दू का मजलिस आमला का मेंबर बनाया। तो ये मेरे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात थी। फिर मुलाकातें होती रही, बैठते रहे जाके फारिग औकात में भी। तो उन्होंने मुझे कहा कि मियाँ आप बताओ कि कॉलम तो ठीक है, कोई कुछ शेर शूर भी लिखते हो? मैंने कहा जी तुकबंदी करता हूँ मैं, शेर मैं मुझे नहीं पता कि वो शेर है या क्या है, बस मेरे जो है मेरी सोच फिक्र मेरा ख्याल है, चले ठीक है मुझे दिखाएं। मैंने उन्हें अपनी जो तुकबंदी थी वो उनको दिखाई, उस पर उन्होंने मुझे कोई राय नहीं दी, अच्छी बुरी का कोई मुझे बयान नहीं किया, और उसको रख ली, अच्छा ठीक है। तो मैं अंदर ही अंदर से कह रहा था, मैंने कहा यार मुझे लगता है कि ये बुखारी साहब को अच्छी नहीं लगी, मुस्तरद कर दिया, और उनके मेयार पे ज़ाहिर नहीं पूरी उतर रही, तो उनके कागज़ों में जो है ना ये मुस्तरद है। तो अच्छा चले और कोशिश करते हैं, तो मैं करता रहा। उन्होंने मुझे नहीं बताया लेकिन जब 1.5 साल के वक्फे के बाद कॉलेज का मजल्ला मैगजीन फारान शाया हुआ, तो उसके पेज 73 पे, जो 75 में शाया हुआ है, तो उसके पेज 73 पे मेरी गज़ल शामिल थी।
कितना हूँ तो अच्छा लगा होगा। मैं इतना उस पर खुश हुआ और मेरी अंदर इतनी एनर्जी आई कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। और आज मैं इस बात को कहने में फ़ख्र महसूस करता हूँ कि अगर मैं शायरी में उस्ताद का है तो ये बेजाना होगा कि शोहरत बुखारी साहब जो है वो मेरे मेंटर भी हैं, मेरे उस्ताद भी हैं। हाँ नासिर काज़मी से ख़ानदानी हवाला अपनी जगह पे, हाँ जी, इंस्पायरेशन अपनी अपनी जगह जगह पे, वो पे। मेरा आज भी फ़ख्र है, कल तक फ़ख्र रहेगा हाँ कि मेरे ख़ानदान में एक नामी ग्रामी जो वो है फखर थे वो हैं और हैं रहेंगे। और रहेंगे। और ये इस जो है मादा साथ परस्ती के बिल्कुल। दौर में अब आप देखें कि वो मेयार की बात हो रही है कि उन शायरों का क्या मेयार था कि आज इनको फौत हुए दुनिया से रुखसत हुए 52 साल हो गए, 53 साल। आहा इस मरतबा उनको निशान इम्तियाज़ दिया गया है। मैं समझता हूँ कि ये भी कोई अदब दोस्त बीच कमेटी में बैठा होगा तो मिल गया उनको वरना मरना तो पूछते वरना ही जो नहीं है। जो कमेटी और जो अवार्ड को तकसीम करती है, जो नॉमिनेट करती है या जो उनको सिलेक्ट करती है, वो आपके सामने ही है कि मियाँ जो है अपना माफिया का दौर हर जगह पे चल रहा है और पसंद नापसंद का मामला तो चलता है। आज हम अपना जो सेशन करेंगे 4 शख्सियात को साथ मिलकर, तो उसमें ये बातें ज़रूर करेंगे क्योंकि यहाँ पर तो उनको अवार्ड मिलते हैं जिनका कोई काम नहीं होता, मगर उनके पास कोई ना कोई ऐसा सीढ़ी नाम होती होता है, है। उनके हाँ, पास एक सीढ़ी ऐसी बिल्कुल होती ऐसी है सीढ़ी होती है, ऐसा जिससे स्टेप कि जिसके साथ चढ़ आसानी के से काम चढ़ जाते आराम हैं। से वो चढ़ जाते हैं यस यस। और जो काम करे उन्हें पसे पीछे पर धकेल दिया जाता है। और ख़ास तौर पे ऐसी खातून को भी इज़्ज़त नहीं मिलती। भाई मैं आपको सच कह रही हूँ, जो अपने बलबूते पर काम करके आगे आ रही है, ऐसे तो बहुत इज़्ज़त सामने करेंगी, जब मिलेंगे तब भी बहुत, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी तस्वीरें हदफ हो जाएंगी, उसके लिए लिखा सही नहीं जाएगा, वो लाइन हदफ हो जाएगी, उनको याद नहीं रहता, बाद में माजरत कर लेते हैं कि जी हमने पता नहीं कैसे भूल गया या उसने ऐसे कर दिया। ये सब नेम एक्सक्यूजेज होते हैं, हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं ये क्या बातें हैं। आपको साथ ही ये बताते चले कि दारा ज़रका पब्लिकेशन इंटरनेशनल का ये एजाज़ हासिल है कि मोहतरम तासीर नकवी साहब की जो किताब है साहिल पे खड़े लोग, उसमें हमारा नाम हमारे इदारे से आई है और हमें बहुत फ़ख्र है उसका ISBN नंबर और उस किताब पर जो टाइटल सब कुछ मेहनत तो ज़ाहिर है, जो किताब वाला होता है उसने तो बहुत मेहनत करनी होती है, लिखना होता है, तैयार करना होता है, बताना होता है, लेकिन हमारे इदारे के लिए ये एजाज़ है कि साहिल पे खड़े लोग इस इदारे का हिस्सा है। और हम आपसे ना आपका कलाम भी सुनना चाहते हैं ताकि हमारे नाज़रीन को पता चले कि आपके तख़य्युल में कैसी उड़ान है। जी मैं ज़रूर आपको उस अपने साहिल पे खड़े लोग से वो नहीं मैं सुनाऊंगा, जो उसके बाद वो बाद में सुना दूंगा, लेकिन इसमें से इस वक्त मेरे को ताज़ा गज़लें हैं वो उसमें वो ज़्यादा अच्छा आप सुना दीजिए। वो तो माशाल्लाह पब्लिश हो चुकी है ना जी। तो इरशाद है कि दिन ब दिन जो राबते घटने लगे, वाह दिन ब दिन जो राबते घटने लगे, यूं लगा कि फासले बढ़ने लगे। हाँ दिन ब दिन जो राबते घटने लगे, यूं लगा कि फासले बढ़ने लगे। ऐसे बदले हैं तकाजे वक्त के, ऐसे बदले हैं तकाजे वक्त के, ये क्या कि ज़ख्म खुद ही सिलने लगे। ऐसे बदले हैं तकाजे वक्त के, ये क्या कि ज़ख्म खुद ही सिलने लगे। एक ख़ते उल्फत जो खींचा तो लगा, एक ख़ते उल्फत जो खींचा तो लगा, मेहरबां मिलकर बाहम जलने लगे। आहा आहा बहुत खूबसूरत मिसरा। एक ख़ते उल्फत जो खींचा तो लगा, मेहरबां मिलकर बाहम जलने लगे। मेहरबान मिलकर बाहम जलने लगे। उनकी बेरुखी के ज़ख्म क्या कहने, उनकी बेरुखी के ज़ख्म क्या कहने, अश्क आँखों से रवां बहने लगे। और ये कि यूं लगा खामोश बैठा है कोई, यूं लगा खामोश बैठा है कोई, पत्ते शजर से खुद ही गिरने लगे। यूं लगा खामोश बैठा है कोई, पत्ते शजर से खुद ही गिरने लगे। और वक्त की घड़ी अचानक रुक गई, वक्त की घड़ी अचानक रुक गई, दोस्त वक्त की तरह खुद ही रुकने लगे। क्या कहें? वक्त की घड़ी अचानक रुक गई, दोस्त वक्त की तरह खुद ही रुकने लगे। और ये नहीं मालूम उनको क्या हुआ,
ये नहीं मालूम उनको क्या हुआ, एक दूजे से यूं ही मिलने लगे। बहुत खूब, बहुत खूब। ये नहीं मालूम उनको क्या हुआ, एक दूजे से यूं ही मिलने लगे। और ये देखिए कि शबे हिजरा यहाँ और कोई वहाँ, वाह। शबे हिजरा यहाँ और कोई वहाँ, काफिले मंजिल की तरफ बढ़ने लगे। वाह जी वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। शबे हिजरा यहाँ और कोई वहाँ, काफिले मंजिल की तरफ बढ़ने लगे। और लगता है कि इस कहानी में अजब तासीर थी, इस कहानी में अजब तासीर थी, जिसके अफसाने खुद ही बनने लगे। वाह जी वाह, बहुत खूब। इस जिसके कहानी अफसाने में खुद अजब बनने- तासीर थी, जिसके अफसाने खुद ही बनने खुद लगे। ही बनने लगे। और दिन ब दिन जो राबते घटने लगे, यूं लगा कि फासले बढ़ने लगे। क्या कर्मनाक गज़ल सुनाई है, कमाल करती है। बहुत उम्दा कलाम पेश कर रहे थे मोहतरम तासीर नकवी साहब। साथियों, इजाज़त चाहेंगे, आपका बेपनाह शुक्रिया अदा करते हैं। और ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, यहाँ पे रुकेगा नहीं। अभी हमारा एक सेशन शुरू होना, उसमें भी आप मौजूद होंगे इंशाअल्लाह ताला। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, शाद रहें, आबाद रहें, हमारे साथ रहें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।